Yes. Okay. गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं ना? चलिए, वेरी गुड। तो कल की जो क्लास थी, रिवीजन किया आप सभी ने? हाँ, ईमानदारी से रिवीजन हो रहा है? और एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन। बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझना है और अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना डेवलप करना है कि क्लास खत्म होते होते तक आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख सको। समझ में आ गई बात? क्लास खत्म होते ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, आंसर लिखना है, तो उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। ठीक है, देखो ये जो आप जब भी कोई सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जब भी आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक का रेलेवेंस जरूर देखा करो। ठीक है, कि उस टॉपिक का क्या महत्व है और उसका जो रेलेवेंस या जो इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे तो किसके हिसाब से देखेंगे? अपने एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी का जो आप एग्जाम देने वाले हो वहां पर इस टॉपिक से पीटी और मेंस दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए ही नहीं, जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पीटी में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जाता है। ठीक है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका डेवलप हो और जब टॉपिक हम पढ़ें तो उसी अप्रोच के साथ, उसी हिसाब से आप उस टॉपिक को समझें। ठीक है, देखो टॉपिक्स वही रहते हैं, सब्जेक्ट मटेरियल वही सेम रहता है हर किसी के पास, थोड़ा बहुत अलग हो तो हो। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है अप्रोच में, तरीके में, मेथड में। तो आपकी अप्रोच डिसाइड करेगी कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। ठीक है, तो एक हैबिट अपनी डेवलप करिए अभी से, और वो हैबिट ये होनी चाहिए कि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ये देखें कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पीटी में कितना है, मेंस में कितना है, पीटी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन, मींस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये आज के टॉपिक का नाम है। अब पीटी और मेंस इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है इस टॉपिक का रिलेवेंस। पीटी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना हमेशा होती है इस टॉपिक से। यहां पर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब किसी एक समाज सुधारक या धर्म सुधारक के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट मिल सकती है और 4 स्टेटमेंट में हो सकता है उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या उन्होंने कोई पत्रिका निकाली हो, समाचार पत्र निकाला हो, ठीक है, या उन्होंने किसी समाज की स्थापना की हो, कोई आंदोलन उन्होंने चलाया हो,
उनके विचारधारा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, एक स्टेटमेंट बन सकती है कि किस तरीके की विचारधारा के प्रवर्तक थे, है ना। तो किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है, पर्सनालिटी बेस्ड। ये पर्सनालिटी बेस्ड मतलब सुधारक जो हैं, समाज और धर्म में सुधार के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया, जिन्होंने इतना रिस्क लिया उस समय में, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पीटी में बनता है। दूसरा, ये किसी स्पेसिफिक मूवमेंट से रिलेटेड, स्पेसिफिक मूवमेंट, कोई भी विशेष आंदोलन हो, है ना, कैसा आंदोलन, समाज और धर्म में सुधार करने वाला जो आंदोलन था, तो किसी भी एक विशेष आंदोलन से संबंधित 4 स्टेटमेंट आ सकती हैं और इसमें भी स्टेटमेंट कैसी, इसके कोई भी जो आंदोलन है या कोई भी समाज है, जैसे मान लीजिए ब्रह्म समाज, तो उसके संस्थापक कौन है ना, फिर किस क्षेत्र में उसकी शुरुआत हुई, इस आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र विशेष में हुई, पूर्वी भारत है, पश्चिमी भारत है। देखो पीटी में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज आपको जरूरी है और साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है पीटी में, किसी आंदोलन से संबंधित, किसी समाज से संबंधित बनेगा, तो कैसे बनेगा कि उसकी शुरुआत किसने की, कौन से क्षेत्र में उस आंदोलन का ज्यादा प्रभाव रहा, उस आंदोलन से जुड़े हुए बाकी लोग कौन कौन थे, ठीक है, और कौन कौन उससे जुड़े हुए थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अगर सबकी एक ही अगर विचारधारा रही होती, सबकी सिर्फ एक ही विचारधारा रही होती, तो अलग 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 हम उसे नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन सबकी एक कॉमन आइडियोलॉजी जरूर रही, एक सामान्य बात तो सब में रही, और उसके अलावा सबकी कोई ना कोई विशेष विचारधारा थी। और वो विशेष विचारधारा किस हिसाब से हो गई, मान लीजिए पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कोई सुधारवादी आंदोलन चला, तो पश्चिमी क्षेत्र में जो समस्याएं रही होंगी उनके समाधान के लिए, उनमें सुधार के लिए वो बात वहां पर आंदोलन चला होगा। तो क्षेत्र विशेष जो बात होती है ना, जो विचार होता है, वो उसमें शामिल हो जाता है। तो आपको किस नजरिए से पढ़ना है इस टॉपिक को, आपको एकदम फैक्चुअल वे में नहीं जाना, जैसे अभी तक ज्यादातर बच्चों की अप्रोच होती है कि समाज सुधारक का नाम पढ़ लिया, उनसे रिलेटेड आंदोलन पढ़ लिए, पत्रिकाएं पढ़ ली, ये हो गया फैक्चुअल। आपको क्या देखना है कि भारत के किस क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू हुआ, तो अगर उस क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू हुआ है और वहां पे महिलाओं की समानता की बात की गई है, महिलाओं के लिए शिक्षा की अगर बात की गई है, इसका मतलब उस क्षेत्र विशेष में कहीं ना कहीं असमानता रही होगी, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत कम रहा होगा, इसलिए जो समाज सुधारक हैं उन्होंने इसी पक्ष में बात उठाई। तो इससे क्या होगा ना, इससे एज एन आईएएस एस्पिरेंट एक समझ, अपने देश के बारे में एक समझ विकसित होगी आपकी। देखो जो कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है या आर्ट एंड कल्चर है, एनी सब्जेक्ट, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, इसलिए नहीं कि आप ये देखें कि हाँ सबके पास सब्जेक्टिव नॉलेज कितनी है, नो, ये है कि अपने देश के बारे में आपकी समझ कितनी। तो आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इंडिया का मैप विजुअलाइज करोगे, और फिर क्षेत्र के हिसाब से हम जब यहाँ पे लिखेंगे कि पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, हम कहेंगे राजस्थान वाला क्षेत्र, तो वो मैप आपके नजर में आना चाहिए। भारत दर्शन आईएएस बनने के बाद तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले भारत दर्शन करना जरूरी, भारत को समझना जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो आपको समझ में आएगी किस क्षेत्र की कौन सी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए वहां के लोगों ने आवाज उठाई। तो पीटी में जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, वो किस तरीके से पूछता है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी आंदोलन या समाज से संबंधित संस्थापक कौन रहे, उससे जुड़े हुए बाकी लोग कैसे थे, ठीक है, क्षेत्र कौन सा था, फिर कोई किस पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई,
किस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किए, ये हो गया। ठीक है, तो पीटी में इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मेंस में कैसा क्वेश्चन बनता है, देखो मेंस में आता है एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीएससी कहता है कि पहले विश्लेषण करिए, आप विश्लेषण करिए कि अगर समाज और धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चला, इसका मतलब समाज और धर्म से रिलेटेड, उनसे संबंधित समस्याएं थी। यूपीएससी कहता है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में सुधारवादी आंदोलन चला। सब जानते, सब पढ़ लेंगे 18वीं 19वीं शताब्दी का सुधारवादी आंदोलन। लेकिन इसी समय में क्यों, यूपीएससी पूछते हैं इसी समय में क्यों, 18वीं शताब्दी में ही भारत में सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, ये बताइए, पहले क्यों नहीं हुई? क्या समस्याएं पहले नहीं थी, या वो दिखाई नहीं देती थी, या पहले सुधार करने वाले काबिल लोग नहीं थे? क्या भारत में एजुकेशन नहीं थी, है ना? तो देखो विशेष परिस्थितियां होती हैं, वो होता ना, समस्या चली आ रही है, देखते भी हैं लोग की समस्या है, लेकिन विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर किसी ऐसे बड़े आंदोलन की शुरुआत हो जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। जब दो व्यवस्थाओं की, दो समाजों की जब तुलना होगी, तो वो विचारधारा और तेजी से आगे बढ़ती है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विचार करिए इसी समय में क्यों हुई इस आंदोलन की शुरुआत। फिर दूसरा कि जब ये सुधारवादी आंदोलन चले, जो कि समाज और धर्म से जुड़े हुए थे, तो जो सुधारक थे क्या वो बाहर से आए थे, या वो भारतीय ही थे? उनमें से ज्यादातर भारतीय थे। तो ये वो भारतीय जो इसी समाज का, उसी धर्म का हिस्सा थे, फिर इन्होंने जब अपने ही समाज और अपने धर्म के बारे में जब इन्होंने समस्याएं बताना शुरू कर दिया, तो उस समाज और उस धर्म के जो लोग थे, है ना, उन्होंने उनके प्रति किस तरीके का व्यवहार किया। कोई भी आंदोलन सफल हो, इसके लिए क्या जरूरी है? उस विचारधारा का लगातार चलना जरूरी है, उसके पक्ष में लोगों का जुड़ना जरूरी है। और जब कोई सुधार का जो काम है, कोई आंदोलन है, अगर समाज से संबंधित ही हो और आप भी समाज के ही हिस्से हो, तो ऐसे में वो काम इतना आसान तो नहीं होता। यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, हम कहते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण, ज्ञान का उदय हुआ, जागरूकता का काल कहा जाता है उसे। तो क्या हम भारत के 18वीं 19वीं शताब्दी के सुधारवादी आंदोलन की तुलना क्या हम यूरोप के पुनर्जागरण से कर सकते हैं? इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। समझ आ रहा है? तो आपको, जब आप ये टॉपिक पढ़ना शुरू करोगे, जब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप वो सारे एंगल्स उतने ही ध्यान से कवर करोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अपना दिमाग इतना तेज बना लो, लगना चाहिए आपको, पहले सबसे पहले खुद को लगना चाहिए कि हाँ सही मायने में मैं आईएएस एस्पिरेंट हूं अब। और देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ पे हम किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पहले उसको जस्टिफाई करो, अपना कैंडिडेचर जस्टिफाई करो पहले। समझ गए ना? तो किसी भी, अब आप स्कूल कॉलेज में तो है नहीं कि टॉपिक को सीधे सीधे पढ़ना रटना शुरू कर दिया, नहीं, बिना समझ के कुछ नहीं हो सकता। और ये समझना क्यों जरूरी है कि यहां समझोगे, तो जब इस टॉपिक को ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर होगा कि किन विशेष परिस्थितियों में बदलाव होता है, होता आया है। जब बदलाव की बात की जाती है तो समाज से कितना समर्थन मिलता है, कितना विरोध मिलता है, और विरोध अगर ज्यादा हो तो उस परिस्थिति में उन सुधारकों ने कैसे अपनी विचारधारा को लगातार बनाए रखा होगा। तो जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आप भी तो इसी समाज के हिस्से हो। ऐसा तो है नहीं कि समाज में अभी कोई बुराई नहीं है ना? तो जब आप इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेते हो
तो आपको समझ में आएगा कि समाज कितना पक्ष में होगा, कितना विरोध में होगा, और विरोध अगर ज्यादा हुआ तो भी अपने स्टैंड पे कैसे रुकना है, अपनी बात पे कैसे अड़े रहना है। देखो आपके हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, कि बहुत सारे लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। कभी कैंडल मार्च हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी एक जगह पे बैठ के धरना देना हो गया। तो जब ये न्यूज, जब ये मैसेजेस स्प्रेड होते हैं, आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ उसी से कनेक्टेड है, तो जब ये मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है तो समर्थन में आइए, तो एक जब पता होता है कि वाकई में जो बात उठाई जा रही है वो सही है, किसी भी नीति का, किसी भी बात का विरोध जो हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताइए, पहला विचार क्या आता है कि अगर विरोध प्रदर्शन में गए तो पिट कर आएंगे कि सही सलामत आ जाएंगे? स्वागत तो होगा नहीं वहां, है ना, हो सकता उठा उठा के फेंके जाए। पहला विचार क्या आता है? सही सलामत घर आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम घर से विरोध करेंगे। क्या करेंगे? हम घर से विरोध करेंगे। तो जरा उस समय की बात सोचिए आप, जब आज तुलना करिए, जब आज वर्तमान में हमारी खुद की, अपनी खुद की चुनी हुई सरकार है, तो उसका विरोध करने में जब इतना डर लगता है, जब समाज इतना लिबरल हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वैश्वीकरण का युग है, ठीक है, तो उस समय में जब शासन ही दूसरों का था, विदेशियों का शासन था, और अपने ही समाज के लोग, एक तरफ कट्टरवादी एक तरफ सुधारक, जब ये आमने सामने आए होंगे तो कंडीशन क्या रही हो। तो ऐसी स्थिति में भी सुधार कर देना, सुधार करा देना, किसी भी चीज को कानून बनवा देना, वहां तक पहुंचा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जब आप अपने अतीत के बारे में ये सब चीजें जानते हो तो आपको भविष्य में, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ऐसे इस तरीके के काम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपका पद जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, आपके पक्ष में कम होंगे, विरोध में ज्यादा होंगे। समझ रहे हो? तो इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। और ये जो टॉपिक है, क्योंकि समाज और धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें सुधार से जुड़ा हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। क्योंकि ये टॉपिक आपका सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, बल्कि आपको शायद जीने का एक अलग तरीका भी सिखा दे। ठीक है, तो शुरू करें टॉपिक। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हेडिंग तो आपने लिख ली होगी टॉपिक की, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, सोशियो रिलीजियस, यस, अच्छा ठीक है भाई, चेंज कर देते हैं। लिखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। चलो तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, इसका जो यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है इसका। तो सोशियो मीन्स या फिर मैं ये कहूं सामाजिक का मतलब क्या होता है? समाज से जुड़ा हुआ, इसी तरीके से रिलीजियस, रिलेटेड विद रिलीजन, धर्म से जुड़ा हुआ। मतलब एक तरफ ये समाज की बात करता है और धर्म की बात कर रहा है, और जो थर्ड यहाँ पे जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है वो? ये शब्द कौन सा? रिफॉर्म। क्या लिखा हुआ है? रिफॉर्म। अब इसका मतलब समझो पहले। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं जरा।
ये जो शब्द है रिफॉर्म, इसको स्प्लिट करिए, एक हो गया री और ये क्या हो गया फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज का कोई एक आकार है, उसकी कोई अपनी एक संरचना है, ठीक है? तो कोई एक आकार, कोई संरचना। अब पूरा शब्द पढ़िए, रिफॉर्म। री का मतलब क्या? पुनः। तो क्या हो रहा है ये? तो रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि कोई जो आकार है कि चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ हो, समाज की परंपरा से जुड़ा हो, मान्यता से जुड़ा हो, धर्म की मान्यता से जुड़ा हुआ हो, उसका जो भी स्वरूप है, जो भी उसकी संरचना है, उसको दोबारा से आकार देना, रिफॉर्म। उसका आकार क्या करना? बदलना, या उसमें कुछ नई चीजें ऐड करना, पुरानी या कोई बुराई है अगर उसमें तो उसको हटा देना, ये होता है रिफॉर्म। मतलब पहले से मौजूदा कोई भी व्यवस्था, समाज और धर्म से संबंधित पहले से मौजूदा कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई बुराई आ गई हो, तो उसको हटाकर उसे एक नया स्वरूप देना ही अपने आप में सुधारवादी आंदोलन कहलाता है। लिख लीजिए चाहे तो इसे। समाज और धर्म से जुड़ी हुई, समाज और धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था में, व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन करना ठीक, अथवा कमियों और एवं बुराइयों को दूर कर, कमियों एवं बुराइयों को दूर कर आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करना सुधार कहलाता है, सुधार करना कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सुधार करना। सुधार क्या होता है? अब आपने जो लाइन लिखी है उसमें ध्यान दीजिए, आपने कहा कि मौजूदा कोई भी व्यवस्था है, चाहे वो समाज से जुड़ी हुई हो या धर्म से जुड़ी हुई हो, उस व्यवस्था से बुराइयों को बाहर निकालना है ना, कमियों को दूर करना, या फिर आवश्यकता के अनुसार। देखो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं हर बार बुराई हो तो ही उसमें सुधार हो सकता है कोई व्यवस्था जिस समय शुरू हुई हो उस समय उसी रूप की, उसी स्वरूप की आवश्यकता, उस परंपरा की वैसी ही आवश्यकता हो, लेकिन जब समय बदल जाता है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बदल जाती है, तो उस आवश्यकता के हिसाब से अगर उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे भी सुधार कहा जा सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट इसमें शामिल। ठीक है, तो ये हो गया सुधार। और अब ये जो सुधार है, ये आकार में परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस की जो बात कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं? समाज में और धर्म में, धर्म और समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक, इसका मतलब समझ में आया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो थीम है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन, तो अगर इसमें हमने आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया, आंदोलन, मूवमेंट, देखो ये जो शब्द है मूवमेंट, इसका मतलब क्या? स्थिरता है क्या इसमें? स्टेबिलिटी है क्या इसमें? नहीं ना। मूवमेंट मतलब निरंतर चलते रहना। तो निरंतर चलते रहना मतलब क्या? किसी व्यक्ति विशेष का निरंतर चलते रहना या किसी विचार का चलते रहना? किसी विचार का चलते रहना। और जब कोई विचार इतना प्रेरक बन जाए कि समाज के बाकी लोग भी उस विचारधारा को अपना लें और उसको आगे बढ़ाते रहें, ठीक है, तो जब कोई भी विचार
अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाए, क्षेत्र से बाहर, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त कर ले, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, तो ये क्या बन जाता है, तो ये आंदोलन बन जाता है। क्लियर? और जब इस तरीके के, जब भी कोई विचार जब ऐसे आंदोलन का स्वरूप ले लेता है, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे अपने क्षेत्र से बाहर निकलेगा, दूसरे क्षेत्र में पहुंचेगा, तो वहां पर भी प्रेरित करेगा और वहां पर भी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, और वो फिर अपने क्षेत्र के हिसाब से वो वहां पे सुधारवादी आंदोलन करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? फिर ये एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, फिर वो बाहर निकलता है और फिर अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जो लोकल एरियाज की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए किसी ना किसी को प्रेरित करेगा, कोई नेतृत्व करेगा, कुछ लोग समर्थन करेंगे, और एक के बाद दूसरा क्षेत्र उससे जुड़ता हुआ चला जाता है। इसीलिए इसको बृहद स्तर पर, इसको बड़े लेवल पर हम क्या कह देते हैं कि ये आंदोलन था। क्लियर हुआ? तो ये है आपके टॉपिक का मतलब। तो टॉपिक का मतलब क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक की शुरुआत हम क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हुआ शुरू, ये 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों हुआ इसी समय में शुरू, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, आप लाइन लिखिए जो मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट लाइन, थोड़ा एक लाइन का गैप छोड़ के फिर लिखिए। लिखो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। कारण बताइए। कारण बताने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझो, यहां पे क्या टाइम लिखा हुआ है, 18th और 19th। 18th और 19th सेंचुरी के टाइम पर, मतलब इस ड्यूरेशन में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके पीछे क्या कारण थे, इसी समय में आंदोलन क्यों शुरू हुआ, ठीक है। ध्यान क्या हमें देना है, इसी समय में क्यों शुरू हुआ, और पूरे भारत में। समझ में? किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो क्या कारण थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर सुधारवादी आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो यहाँ पर हमें उन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना है, उन परिस्थितियों के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले एक एक करके हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और फिर हम उनको साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और मुझे इतनी उम्मीद है कि वो जो पॉइंट्स है ना, वो आप खुद बता देंगे। तो सबसे पहले समय पे ध्यान दीजिए, टाइम कौन सा है। देखो मान लीजिए, मान लो अभी आपने नहीं पढ़ा ना ये टॉपिक, कारण नहीं पढ़े इसके। अगर मैं कहूं कि आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन यही आ गया, अब आप इसको
लिखोगे। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर कैसे लिखना है? अब आप कहोगे पढ़ा तो है नहीं, कौन कौन से कारण थे, हम कैसे बता दें? लेकिन मैं कह रही हूं कि फिर भी लिख सकते हैं आप, अभी लिख के दिखा देंगे। कैसे? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे यहां पे लिखा हो 18th और 19th सेंचुरी, तो आप याद करो 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या था भारत में? उस समय में 18वीं शताब्दी में तो ब्रिटिश कंपनी का पॉलिटिकल जो है वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होने लग गया था। फिर 19वीं शताब्दी के आसपास तो उन्होंने क्या किया था कि राजनीतिक रूप से उन्होंने पूरे भारत को क्या कर लिया था, पूरे भारत को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब भारत एक ऐसा देश जो क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ हो, ध्यान से समझना, जो क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ हो, उस देश में शासन करने वाली एक शक्ति आ गई हो, पूरा शासन एक शक्ति के अधीन आ गया हो। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को ये रियलाइज होता है कि ये क्षेत्रीय मामला अब नहीं है, ये तो बड़े स्तर पर पूरे भारत के स्तर का मामला है ये। तो फिर क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, लोगों के बीच में जो वो कहते हैं ना डिस्टेंस है, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जब तक क्षेत्रीयता प्रभावी रहती है ना, तब तक लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। और जब ये हो जाए कि हाँ, जब शासन ही एक चल रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा भारत ही क्या है, एक इकाई है, एक राजनीतिक इकाई है। समझ में आ रहा है? फिर समझ में आता है कि अच्छा हमारे क्षेत्र में तो इस तरीके की मतलब सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ तो जातीय विभाजन है। और जातीय विभाजन भी कोई कम नहीं, जातीय विभाजन भी उस लेवल का, उस स्तर का कि कुछ जातियों को इतना निम्न जाति के रूप में माना जाता है कि वो गांव में सबसे अलग रहते हैं, उनकी बसावटें ही गांव में सबसे बाहर हैं। ऐसी जातियां कि अगर गलती से अगर छू दिया तो प्रभाव देखिए कि व्यक्ति तुरंत कितने भी जरूरी काम से जा रहा हो, पहले जाएगा, नहाएगा, फिर वापस आएगा। ऐसे में कभी उसने एक विचार नहीं, ध्यान एक बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आप देखिए उस व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा कि इस व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा, उसका प्रभाव कितना ज्यादा कि उसके छूने से आप अपने आप को क्या समझ रहे हो कि आप इतने अपवित्र हो गए, आपको नहाना पड़ेगा। तो आपके प्रभाव में इतनी ताकत नहीं थी कि आपके छूने से वो पवित्र हो जाए। बताइए, इंफीरियोरिटी तो इसी में आ गई ना। जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझते हैं, जो सोचते हैं कि उसके छूने से मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर तो आपका प्रभाव कुछ था ही नहीं जो किसी के छूने से ही खत्म हो गया हो। जन्म से किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समूह को आपने ऐसा कर दिया कि गांव में जब वो प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके वो होते, कुछ लोग ढोलक वगैरह ऐसे बजा के निकलेंगे, कुछ साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, इस तरीके से निकलेंगे कि ताकि बाकी लोग रास्ता छोड़ दें। तो आप समझिए कितने विशेष लोग हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब है ये सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसे बना रखी लोगों ने कि जन्म से किसी व्यक्ति को इतना निम्न समझ लिया कि जब 10 लोग समूह में आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, बाकी सब लोग ऊपर ऐसे बैठे हुए हो मंच पे, और एक व्यक्ति है वो अपने आप स्वतः ही खुद से ही बिना कहे जाके जमीन पे बैठ जा रहा है। समझ रहे हो ये कैसी सामाजिक व्यवस्था कि व्यक्ति खुद से जाके जमीन पे बैठ गया, वो कह रहा है कि नहीं मेरा तो स्थान यही है। क्यों है? क्योंकि व्यवस्था ये है, मैं तो निम्न जाति से हूं। क्यों हूं? इसका मतलब स्वीकार किया तब वो व्यवस्था काम कर रही है ना। समझ में आ रहा है? जब तक स्वीकृति ना हो तब तक कोई परंपरा नहीं बनती है। वो परंपरा इसलिए बन गई क्योंकि स्वीकृति मिल गई उसको, जिनके ऊपर लागू है उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने ग्रहण कर रखा है तो है, नहीं ग्रहण कर रखा तो नहीं है। जैसे अमेरिका के लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी और कहेगी ये लो, जो दिखाई नहीं दे रहा उसका नाम स्वतंत्रता है, हमने दे दिया आपको गिफ्ट। अमेरिकन ने ऐसे किया था क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि हम अमेरिका के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, स्वीकार कर लिया कि हम स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा स्वतंत्रता ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको दिया जाए,
या किसी से मांगा जाए, मांगने का विषय ही नहीं है, स्वीकार करने का विषय है। हमने मान लिया हम स्वतंत्र हैं। और उनको पता था कि ब्रिटेन वाले आएंगे, मारपीट के समझाएंगे। उन्होंने पहले कह दिया कि देखो हमने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और अब अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट अगर किसी भी तरीके का सैन्य बल हमारे ऊपर प्रयोग करता है तो इसे विदेशी आक्रमण मान लिया जाएगा। और विदेशी के साथ कैसा जवाब दिया जाता है, उसके साथ क्या किया जाता है, वो तो आपको पता ही है। आप सोचिए क्या था ये क्या था? अपने विचारों में परिवर्तन था ये, समझ रहे हो? यही चीज किसी भी समय में कोई भी सुधारवादी आंदोलन चला हो, जो लोग सामने आए, इसका मतलब क्या है? उन्होंने उस समाज में, उस धर्म में उन बुराइयों को देखा, उसको समझा, और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है? तो 18वीं 19वीं शताब्दी में ही क्यों, उस समय में ही क्यों? तो आप क्या करोगे, 18वीं 19वीं शताब्दी की स्थिति देखोगे भारत की, कि ब्रिटिश रूल था, पूरे भारत पर एक ही शक्ति का शासन था, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे थे, जो क्षेत्रीय परेशानियां थी वो क्षेत्रीय परेशानियां नहीं थी, लोग जागरूक हो रहे थे। उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो मिशनरीज थे उनको भारत में आने की अनुमति दी। वो लोग भारत में आके क्या कह रहे थे कि आपका जो धर्म है ना, उसके हिसाब से आपकी सामाजिक जो व्यवस्था है वो कैसी है, वो खराब है। आपका हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, दोनों में ही सामाजिक विभाजन है, दोनों में जातीय विभाजन है। देखिए आप लोग कैसे जाति में उच्च और निम्न जाति को मानते हो, ईसाई धर्म में है सब बराबर हैं, तो आप हमारे धर्म को ज्वाइन करें। ठीक है? आपने अगर ये सारी चीजें, अगर थोड़ा बहुत भी उस हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा, उस समय 18th और 19th सेंचुरी की भारत की अगर स्थिति आपको थोड़ी बहुत भी पता है, स्पेसिफिक आपने ये टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी आप 5-7 पॉइंट इसमें निकाल कर अपना आंसर 150 वर्ड करना है ना आपको। ठीक है? 150 वर्ड का जब आंसर लिखना होता है तो आप क्या करते हो, मान लीजिए 150 वर्ड है, 25 वर्ड इंट्रोडक्शन, 25 वर्ड कंक्लूजन, ये निष्कर्ष हो गया, ये परिचय हो गया, और यहाँ पे मेन आंसर बच गए कितने, 100। और अगर 100 शब्द लिखने हैं, और अगर आपके पास 5 पॉइंट आ गए, हाँ ब्रिटिश रूल था, शिक्षा आ गई थी, कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों का उदय हो गया था, इस तरीके का कुछ भी 4-5 पॉइंट आए, तो आप सोचिए आप अपनी एक लाइन में अगर 7 से 8 शब्द लिखते हो तो आपको 12-15 लाइनें लिखनी है, तो वो जो 5 पॉइंट है उनके लिए 12-15 लाइनें आप लिख दीजिए। आंसर राइटिंग अपने आप में कला है, शुरू करिए लिखना। डर है आपका, और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने आपके आंसर चेक कर लिए हाँ सारे हो गए, सबका पता चल गया। ठीक है? इसलिए कह रही हूं कि एट द एंड जो मेंस वाला पार्ट है ना, उसमें आपको वहां जाकर लिखना है, किसी को पढ़ के सुनाना नहीं है, वहां जाके लिखना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। इसलिए आज थोड़ा क्लास का पैटर्न थोड़ा चेंज किया, आती पहले ये बताया कि पीटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कैसे आएंगे, तो आपको लिखना है आंसर मेंस में, उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है? तो चलो अब 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, इसके कुछ कारण लिख लेते हैं और समझते चलते हैं साथ में। तो आप ही बताओगे, बताइए पहला कारण बताइए, 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या चल रहा था भारत में? हाँ, तो ब्रिटिश शासन ने, मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश कंपनी का या ब्रिटिश का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया था। लिखो फटाफट, स्थापित हो गया था। अब राजनीतिक वर्चस्व के बाद उन्होंने कौन सा वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया? सांस्कृतिक, है ना? तो अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिश के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश के द्वारा
सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास किए गए। अब देखो इसी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका। यहां पे लिखा हमने सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे। सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना मतलब पहले से जो भारत की जो संस्कृति है उसमें पहले कमियां निकाली जाएंगी, तभी तो अपनी संस्कृति की महानता फिर बताएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जब अपना सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे तो इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज, है ना, भारतीय संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया। तो लिखो थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश के द्वारा भारतीय समाज एवं संस्कृति की आलोचना। आलोचना करते वक्त उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय कैसे हैं, असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए पहला उन्होंने काम किया कि भारत की जो संस्कृति थी, समाज था, उसकी आलोचना की। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो ईसाई मिशनरीज थे उनको कहा कि आप धर्म परिवर्तन कराइए। ठीक है, तो इस समय में जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, लिखो ईसाई धर्म प्रचारकों ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास किए। ठीक है, अच्छा, और सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करिए, अंग्रेजी शिक्षा पढ़िए, वहां के साहित्य को पढ़िए और फिर देखिए आप, ठीक है, कि आपके समाज में और वेस्ट के जिस समाज से हम आए हैं देखिए कितना अंतर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, क्या लिखे यहाँ पे, हाँ, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रसार। अच्छा, हमने देख लिया कि जो पश्चिमी शिक्षा है, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, इसके लिए उन्होंने भारतीयों को मोटिवेट किया। उन्होंने क्या कहा कि आप ध्यान से सुनना शब्दों को, उन्होंने कहा कि आप देखिए कि एक तरफ भारत, दूसरी तरफ वेस्ट। ठीक है, आप देखिए जिस समाज से हम आए हैं उस समाज की मान्यताएं, वो समाज और भारतीय समाज दोनों में कितना अंतर है। इन्होंने क्या किया, तुलना की। इन्होंने कहा कि देखिए हम कितने सभ्य समाज से आए हैं, आप कैसे हैं, आप असभ्य हैं। अब अगर कोई ये बोले कि तुलना करिए, देखिए हम कैसे समाज से आए हैं और आप कैसे समाज से हैं, तो लोग क्या कहेंगे, देख ही लेते हैं सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। क्यूरियोसिटी आती है ना, उत्सुकता आती है, सच कहा जा रहा है कि गलत कहा जा रहा है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। अब उन्होंने क्या किया, अब फिर उन्होंने अपने समाज की परंपराओं को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको और एनालाइज करना शुरू किया, और फिर उन सामाजिक परंपराओं की उन्होंने तुलना करनी शुरू कर दी। कहां से, पश्चिम से। और उन्होंने रियलाइज किया कि एक चीज तो सच है कि वहां के समाज में क्या है, वहां के समाज में समानता तो है, हमारे समाज की तुलना में वहां के समाज में समानता है। वहां पर मानव अधिकार पर विशेष बल दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वहां पर
जन्म से ही उस व्यक्ति को मानव अधिकार तो मिल गए, इसके साथ साथ वो जिस देश का नागरिक है, मान लीजिए ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन से तुलना हो रही थी, तो ब्रिटेन के नागरिकों को, मतलब ब्रिटेन के लोगों को वहां का नागरिक होने के नाते ये अधिकार भी है कि वहां पर लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इसका मतलब वहां के लोगों में राजनीतिक जागरूकता बहुत है, राजनीतिक जागरूकता बहुत ज्यादा है। जब राजनीतिक जागरूकता है तो लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अधिकार की मांग व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसे खुद का विकास करना है। इसका मतलब क्या है? शासन हो, समाज हो, हर किसी के केंद्र में कौन है? व्यक्ति। तो यहां पर क्या है? व्यक्तिवाद प्रबल है यहां पर, मतलब इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर उन्होंने कहा कि सच में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तुलनात्मक रूप से समाज में क्या है? असमानता तो है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भारत में मानव अधिकार है तो सही, लेकिन ये कैसे मानव अधिकार हैं? अगर एक बच्चे का जन्म हो गया तो उसे घड़े में भर के कुएं में फेंक दो, ही कैसा मानव अधिकार? उस बच्चे का अधिकार कहाँ है? जिसने जन्म ले लिया उसको जीवन का अधिकार है, तो फिर ये कैसा अधिकार? क्या वाकई में हमारे यहाँ मानव अधिकार है? फिर सोचा गया कि जिस बच्चे की हत्या की गई है वो क्या था? वो कौन है? वो कन्या थी, वो बच्ची थी वो। फिर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों कि हमारे समाज में अगर बच्ची का जन्म हो गया तो कुछ लोग बच्ची को मार क्यों डालते हैं? देखो, अपने ही समाज की प्रथाएं होती हैं, लेकिन व्यक्ति, वो एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जब उसके बारे में सोचना शुरू करता है बहुत गहराई से, तब उन्होंने सोचा कि इसको इसलिए मारा गया क्योंकि ये बच्ची है, और इसलिए कि बच्चियों को, कन्याओं को माता पिता के ऊपर भार समझा जाता है ना। अब उन्होंने सोचा कि क्या ये प्रथा, ठीक है, मतलब अभी तुलना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सही बात है, मानव अधिकार यहाँ पर पर्याप्त रूप से नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि व्यक्तिवाद प्रबल, तो उन्होंने कहा इंडिया में इंडिविजुअलिज्म ना, भारत तो सामाजिक मूल्यों पर चलने वाला देश है। भारत में व्यक्तिवाद तो इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग डिसीजंस बहुत कम लिए जाते हैं। व्यक्ति किससे गिरा है? सामाजिक प्राणी है ना भारत का व्यक्ति, भारत का नागरिक सामाजिक प्राणी। उन्होंने कहा कि इसके कोई भी निर्णय, निजी निर्णय भी समाज पर डिपेंड करते हैं। निजी मामले समझ गए ना, शादी किससे करनी है, ठीक है। फिर जब तक लड़का ना हो तब तक सोचते थे कि और एक बच्चा हो जाए, और एक बच्चा हो, मतलब बच्चे की स्वतंत्रता भी नहीं है, महिलाओं को बच्चे की स्वतंत्रता भी नहीं है। वो नहीं निश्चित कर सकती कि उसे कब बच्चा पैदा करना है और कितने बच्चे पैदा करने हैं। वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से तैयार है भी कि नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं। इंडिविजुअलिज्म इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कैसे, कौन निर्धारित करता है? तो समाज से निर्धारित होती है ना। तो उन्होंने कहा कि भारत में व्यक्तिवाद नहीं, भारत में क्या है? समाज का प्रभाव ज्यादा है। तो क्या इस चीज को पूरे बुराई समझा जाए? देखो, एक तो होती है परंपरा, प्रथा। तो क्या किसी भी प्रथा या परंपरा को कि सामाजिक होना क्या कोई बुराई है? सामाजिक होना हर बार बुराई नहीं है। कम से कम व्यक्ति अकेला तो महसूस नहीं करता। ये भारतीय समाज ही तो है जहां ये देखता है कि अगर एक परिवार गरीब है, बच्ची की शादी करनी है, तो क्या होता है? अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज के सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दे के सारे सामानों की पूर्ति हो जाती है। ये भारतीय समाज की खूबसूरती है, कहीं और नहीं होता होगा ऐसा। सामाजिक प्राणी होने की पहचान कैसे होती है? कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते होंगे, है ना, ट्रेन वगैरह से जाते होंगे, तो ये भारतीय ही कर सकता है ऐसा। आप अपनी सीट पे बैठे हैं, कोई अनजान आएगा, अब आपकी सीट के ऊपर सामान रखेगा और आपसे कहेगा मैं आता हूँ थोड़ी देर, मेरे सामान का ख्याल रखना। अब वो इंसान चाय पकौड़े खा रहा है बाहर जाके और वो दूसरा
जिम्मेदारी मिली है सामान की, कोई हाथ ना लगा दे। इतना जिम्मेदार इंसान भारतीय ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि सामाजिक इंसान है ना, उसे पता है जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसे पता है भरोसा, सामने वाला भरोसा करके गया है, जान ना पहचान, लेकिन चौकीदार बन गए। तो सामाजिक होना गलत नहीं है, ये तब गलत है जब उन सामाजिक परंपराओं से किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाए, तब गलत। समझ? बिल्कुल। हाँ जी। नहीं बेटा, अभी देखो, अभी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर नेगेटिव ही देखा होता तो मैं तुरंत उसको जस्टिफाई नहीं करती। अब उन्होंने कहा कि भारत और वेस्ट मतलब ब्रिटेन, ठीक है, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि भारतीय समाज असभ्य समाज है, तो इसमें वास्तविकता कितनी है? हाँ, समान, हमारा समाज और उनका समाज अलग तो है, लेकिन अलग होने का मतलब खराब होना तो नहीं है, गलत होना तो हर बार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ प्रथाएं हमारे यहाँ गलत हैं, कन्या हत्या करना गलत है, बाल विवाह करना गलत है, सती प्रथा गलत है। और ये भाव कैसे आया? उन्होंने कहा कि काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा समाज अलग नहीं, हमारा समाज खराब है, हमारी समाज, हम तो असभ्य ही हैं। तब उन्होंने रियलाइज किया और उन्होंने कहा, उन्होंने दोनों पक्षों की उन्होंने तुलना की और तब उन्होंने कहा कि हमारा समाज अलग है, सिर्फ इसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं। और वो कमियां ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आके उन कमियों को, उन प्रथाओं को देखता है तो उसे लगता है कि पूरा समाज में कुछ अच्छे मूल्य हैं ही नहीं, सारी खराबियां ही हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि समाज को या सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। अगर भारतीय समाज से वो कुछ कमियां और बुराइयां दूर हो जाएं, तो जैसा भारतीय समाज है और जैसे भारतीयों के मूल्य हैं, ऐसे विश्व में किसी और के मूल्य नहीं। और तब उनको प्रेरणा मिली कि अब तो सुधार किया जाएगा। 2-4 कमियों की वजह से पूरे देश को, पूरे भारतीय समाज को अगर कोई असभ्य कह दे तो ये तो स्वीकार्य नहीं। तब उन्होंने कहा कि कुछ बुराइयों को खत्म करो, उन बुराइयों को हटाओ, ठीक है। और ये विचार किसके मन में आया बताइए? किसके मन में ये आएगा? कौन इतना कंपेयर करेगा? कंपेयर करने के लिए वहां का समाज पढ़ना भी तो जरूरी है। तो किसके दिमाग में आएगी ये चीज? शिक्षित वर्ग में। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में 18वीं 19वीं शताब्दी में ऐसे शिक्षित वर्ग का, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ जिसने दोनों समाजों की तुलना की हो। समझ आ गई? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारत में शिक्षित एवं, खाली शिक्षित भी नहीं, शिक्षित के साथ बुद्धिजीवी होना भी जरूरी है। शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, ठीक है। भारत में शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, ये वो परिस्थितियां थी। अब देखो, जब एक शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग जब आ जाता है, विचार करने पे आ जाता है, जब वो तुलना करने पे आ जाता है, तो वो क्या करेगा? वो अध्ययन करना शुरू कर देता है। समझना इस चीज को। इन्होंने क्या करना शुरू किया? इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, स्टडी करनी इन्होंने शुरू की। स्टडी कैसे? जब इनको बार बार ये कहा गया कि यू आर अनसिविलाइज्ड, यू आर अनसिविलाइज्ड, आप असभ्य हैं, असभ्य हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज की समस्याओं को देख के, जो कुछ कमियां हैं उनको देख के असभ्य कह रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जो हमारा देश है, इसकी ये सामाजिक प्रथाएं कैसे विकसित हुई, हमारे समाज की व्यवस्था कैसे विकसित हुई, हमारी संस्कृति का इतिहास हमें देखना चाहिए। तो क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि जब ब्रिटिशर्स, जब विदेशी भारत में आकर यहां पर संस्कृत, अरबी, फारसी का ज्ञान ले रहे हैं, हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भारतीय समाज के बारे, ध्यान क्लास में। अच्छा, आप वहीं पहुंच गए क्या? ठीक है।
तो उन्होंने देखा कि जब ब्रिटिशर्स भारत के समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पहले अपने समाज का तो अध्ययन कर ही लेना चाहिए। देखो कुछ चीजें वो कहते हैं ना कि सामने वाले ने उस चीज को बुराई के तौर पे रखा, लेकिन उस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई थी। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये जताया कि अपने इतिहास को, अपने अतीत को जानना भी जरूरी है। तो यहाँ जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा कि हमें भी स्टडी करनी है, किसके बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानकारी लेनी है। और जब अतीत के बारे में जानकारी लेने की बात आई, अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, देन दे रियलाइज्ड कि इंडिया में आज जो जातियों के हिसाब से जो असमानता है, शुरू में जब जातीय व्यवस्था बनी थी तो इसका रूप ऐसा नहीं था। जब जातीय व्यवस्था बनी थी, जब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो इसका स्वरूप खराब नहीं था, वो बेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। जो इनिशियल जो वर्णा सिस्टम था इंडिया का, उसे न्यूट्रल होके, निष्पक्ष होके कभी स्टडी करना उसको, ठीक है। आप ये कहोगे कि पूरे समाज का जितना भी मानव संसाधन है, जितने भी लोग हैं, उनके कुशलता, उनकी योग्यता का उपयोग, जिसे कहते हैं ना सर्वोच्च स्तर का उपयोग करने वाली व्यवस्था अगर कोई पूरे विश्व के स्तर पर अगर कोई है या कोई थी, तो शुरुआती वर्ण व्यवस्था थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे भारत में जो समाज की जो व्यवस्था थी, जो वर्ण की व्यवस्था थी, वो शुरुआत में खराब नहीं थी, धीरे धीरे समय के साथ उनमें बुराइयां शामिल होती गई हैं। फिर उन्होंने देखा कि हम ये कहते हैं आप असभ्य हो, आप अंधविश्वास में डूबे हुए इंसान हो, आप धर्म को एकदम आंखें बंद करके फॉलो करते हो। फिर उन्होंने ध्यान दिया अपने धार्मिक ग्रंथों पर। कहां तक पहुंच गए ध्यान देते देते? वेदों तक पहुंच गए। और जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, तब उन्होंने रियलाइज किया कि भारत के जो वेद हैं वो विज्ञान से अलग नहीं है, उसमें भी विज्ञान है, उसमें भी साइंस है। वेदों में भी उन्होंने साइंस देखी। उन्होंने कहा भारत में जब जैसे जैसे अब भारत की स्टडी करते चले गए, धार्मिक साहित्य की उन्होंने स्टडी की, बाकी जो ग्रंथ थे उनके उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, समाज के बारे में पता चला, राजनीति के बारे में पता चला, ठीक है, पता चला। जेम्स प्रिंसिप के बारे में पढ़ा है ना, जेम्स प्रिंसिप, अशोका के अभिलेख को पढ़ा था। धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि एक ही समय में, एक दिन में नहीं हो गया, ये चलता रहा, ये प्रोसेस चलती रही। भारत के बारे में, खुद अपने अतीत के बारे में लोग जानते रहे, पहचानते रहे, और तब उनको रियलाइज हुआ कि धार्मिक दृष्टि से भी भारत एक महान संस्कृति वाला देश रहा है। और अगर राजनीति की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स, आप तो आज आके साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था। तब यहाँ पे जीवक जैसे चिकित्सक हुए जो सर्जरी कर देते थे, ठीक है। मैथमेटिक्स कह लो, गणित हो, विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, इन सब में हम तो शुरुआत से आगे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो अलेक्जेंडर भारत में आया होगा। कहते हैं कि जब 1850 के बाद जब भारत में रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, तो जब हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हो रही थी, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पे कुछ ईंटें वगैरह मिली, कुछ जो अवशेष मिले, उनमें एक दो कॉइन्स वगैरह, वो मोहर मिल गई। तो कहते ब्रिटिशर्स ने कहा, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा, भारतीयों की तो नहीं हो सकती है, जरूर जब अलेक्जेंडर आए होंगे तो उनके यहाँ रह गई होंगी, या किसी तरीके से उस समय के कुछ रह गई होगी, विदेशी होगी, ये भारतीय तो नहीं है। बाद में जब पूरा हड़प्पा नगर निकला, तब उन्होंने कहा अलेक्जेंडर नगर थोड़ी ना बसा के गया होगा, ये तो भारतीय सभ्यता है। तो जिस देश को तुम आज 19वीं शताब्दी में असभ्य कह रहे हो, उसकी आज से कितने हजार साल पहले, ये समझ लीजिए कि 2600 BCE, 2600 ईस्वी पूर्व का समय, तो भारतीय जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका चरम का युग था वो। तो उन्होंने कहा तुम तो व्यापार करने के लिए अपने ये बोट वगैरह, जहाज वगैरह लेके अब आए हो, इंडस वैली के लोग तो उस समय जाके व्यापार करते थे।
किसको असभ्य कह रहे हो? तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ जब उन्होंने अपनी स्टडी की, जब अपना पास्ट उन्होंने रियलाइज किया, तब उन्होंने क्या क्या करना शुरू किया? तब उन्होंने, ध्यान से समझना, अब जो मैं लिखूंगी वो, अपने अतीत पर गर्व करना शुरू किया। गर्व की अनुभूति होने लगी कि हमारा पास्ट, हमारा जो था अतीत जो था वो कैसा था? गौरवान्वित, बहुत गर्व युक्त था, गर्वपूर्ण था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें बस मौजूदा जो बुराइयां हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, उनको हटा देना है, उसके बाद देखना भारत क्या होगा। ठीक है, तो 18वीं 19वीं शताब्दी की ये वो मुख्य विशेष परिस्थितियां थी जिन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। समझ में आया? पक्की बात है? हाँ, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट एक बार दोबारा रिवाइज करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, रिवाइज करिए फटाफट। ऑनलाइन में भी सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक, ये पॉइंट्स रिवाइज करिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ब्रिटिश का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ, फिर उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने क्या किया? भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचना की। उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति दी भारत में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए। भारत में शिक्षा का उन्होंने प्रसार किया। जब भारतीयों ने जब शिक्षा ली उनसे और जब दोनों समाजों की जब तुलना की, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया? पहले ये भी रियलाइज किया कि हाँ, हम मानते हैं हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, नकार नहीं सकते, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर इन बुराइयों को हटा दिया जाए तो भारत से अच्छा बेहतरीन कोई समाज नहीं हो सकता। समझ में आ गया इतना? पक्की बात है? ठीक है, अब देखो, अब जो भारत में जो सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ उसका स्वरूप कैसा था वो देख लेते हैं। ठीक है, कितने मतलब किस प्रकार का ये आंदोलन था? लिखिए प्रकार। आंदोलन के तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक सुधारवादी और एक पुनरुत्थानवादी। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों कैसे अलग हैं वो समझिए। सुधार का मतलब ये कि वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है इसमें से जो बुराइयां हैं उनको हटा दो, और वर्तमान में जो चल रहा है वर्तमान की स्थिति में सुधार। अब सुधार कैसे होगा? यहां पे सुधार तब होगा जब जो कमी है, जो बुराई है, इसे हटा दिया जाए। समझना ध्यान से दोनों का फर्क। और कुछ अच्छी चीजों का समावेश हो जाए। ठीक है, अच्छाइयों का अब मुझे ये बताइए, उस समय वर्तमान स्थिति क्या थी? भारत में एक तरफ भारतीय और दूसरी तरफ शासन कैसा था? ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन कैसा था? कैसी विचारधारा पे चल रहा था? आधुनिक विचारधारा पे चल रहा था। तो अगर बुराई को हटाकर और अगर कुछ अच्छाइयों को शामिल करने की बात होगी तो वो अच्छाई कहां से भी हो सकती है? वो ब्रिटिश शासन से भी हो सकती है। ठीक है, तो वो जो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन हुआ, राजा राम मोहन रॉय है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। और वो खुद किस पक्ष में थे? उन्होंने कहा कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए, समर्थन करते थे वो पश्चिमी शिक्षा का भारत में,
वो कहते थे कि भारत का बेस्ट रिजल्ट कब निकल के आएगा, वो तब निकलेगा जब इस पूर्व के ज्ञान के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा जुड़ जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ हम ज्ञानी हैं, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी को बेस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारी जरूरत क्या है, पश्चिमी शिक्षा को भी ग्रहण करना है। तो यहाँ पर जब अच्छाइयों को के समावेश की बात आती है, कुछ अच्छाइयों की, तो यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का भी समर्थन किया गया। पश्चिमी शिक्षा ना कह के इसे आप लिखो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन। अभी इस पे डिस्कस करेंगे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली से क्या मतलब है। दूसरा यहाँ पे हमने टर्म लिखी पुनरुत्थानवादी। ठीक है, रिवाइवल मतलब पहले कोई जो समाज था, जो परंपराएं थी, उसी को आज फॉलो करना शुरू कर दो। जो आज का है उसे छोड़ो, और जो पुराना है उसी को रिवाइव करो, उसी को दोबारा से पालन करना शुरू कर दो, है ना। और इसमें एक दो एग्जाम्पल आपको याद आना चाहिए। वेदों की ओर लौटो, याद आ रहा है? किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा कि आज जो हमारा समाज और धर्म है, इसमें हजारों बुराइयां आ चुकी हैं। एक काम करो, इसको छोड़िए और जो ओरिजिनल जो कंटेंट था हमारा, है ना, जो वास्तविक जो हमारी मान्यताएं हैं, उनकी तरफ चलिए। और वो खुद कहते थे कि जो वेद हैं, ठीक है, वो पूरी के वो किसी भी तरीके से उनको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल धार्मिक ही हैं। वो धार्मिक होने के साथ साथ वो वैज्ञानिक भी थे। विज्ञान का प्रभाव भी वेदों में पूरा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो कैसे नहीं है। यजुर्वेद के बारे में हम पढ़े थे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद है, उसमें क्या था? उसमें फॉर्मूलाज थे। फॉर्मूला थे कैसे? कि जो भी यज्ञ हवन आदि किया जाता था, तो यज्ञ की वेदिकाएं बनाना। आपने यज्ञ की वेदिकाएं देखी हैं? किस तरीके से गणित के कोणों का ध्यान दिया जाता है, एंगल्स का ध्यान दिया जाता है। तो जब वेदिकाएं बनाई जाती थी एंगल का ध्यान देके, ठीक है, तो क्या उस समय गणित नहीं था? गणित का प्रयोग नहीं किया धर्म की क्रियाओं में, धार्मिक कर्म कांडों में गणित का प्रयोग किया ना। उन्होंने कहा जब यज्ञ हवन आदि होते तो यजुर्वेद में भी ये भी चीजें, फॉर्मूलाज में ये भी चीजें मेंशन है कि किस दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, यजमान कहाँ बैठेगा, प्रीस्ट कहाँ बैठेगा, यजमान की पत्नी कहाँ बैठेंगी। ठीक है, तो जब सबके स्थान अगर निश्चित थे, इसका मतलब उस समय भी उनको दिशा का ज्ञान था, वास्तु का ज्ञान उनको था। तो जो चीजें आज आधुनिक समय में इस्तेमाल की जाती हैं, वो वेदों में उस समय शामिल थी। आयुर्वेद जब हम पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं, और अथर्ववेद में पढ़ते थे, मतलब उसमें अथर्ववेद में क्या क्या शामिल है? उसमें बहुत सारे जो वैदिक मंत्र हैं, उनमें से कुछ जो डेली बेसिस पे, ठीक है, जो दिनचर्या में जो परेशानियां, घर में कलेश बीमारी, है ना, बिल्कुल, है ना, अथर्ववेद में इन सब के उपचार शामिल थे। इन सब के उपचार शामिल थे। उन सब में चाहे औषधि का ज्ञान हो, चाहे मैजिक हो। मैजिक भी वो हमें लगता है वो मैजिक, क्योंकि कुछ चीजें हमारी दृष्टि से हम देख नहीं सकते, तो जो हम देख नहीं सकते उसे हम जादू या चमत्कार कह देते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं है, चीजों का अस्तित्व नहीं है। ये तो हमारी सीमाएं हैं देखने की। जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, रियली इज इट द लिमिट? ये हमारी लिमिट है, हमारी आंख को इससे ऊपर नहीं दिखाई देता, ये उसकी लिमिट नहीं है, ये हमारे ज्ञान की, हमारी दृष्टि की लिमिट है, हमारी सीमा यहीं खत्म हो जाती। ठीक है, जब वैदिक कल्चर पढ़ाओगे, जब ऋग्वेद जब पढ़ेंगे, तब ऋग्वेद में जिस तरीके से जो वैदिक पीपल जो थे, उनका जो बिलीफ सिस्टम था कि वो कहते थे कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल इतना है कि वो अपने वैदिक मंत्रों के
सहारे, मतलब अपने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके, ठीक है, उच्चारण करके, और जो ये नेचुरल फोर्सेस हैं जिनको वो देवता कहते थे, इनका आह्वान कर सकते हैं। और उन वैदिक मंत्रों में उनके उसके उच्चारण में इतनी ताकत होती थी कि वो नेचुरल फोर्स जो होते थे, जो देवता होते थे, वो जिस भी उद्देश्य से वो हवन इत्यादि जो किया गया होगा, जो उच्चारण किया गया होगा, वो उद्देश्य पूरा करते थे वो। ठीक है, उनके मंत्रों में, वो कहते हैं उन मंत्रों के, उन मंत्रों में और उन मंत्र मतलब जो शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, वो शब्द की जो ऊर्जा होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसको प्रकट कर दे। अब आपको ये गलत लगेगा। अब आप एक बात बताइए, आप अगर किसी ऐसे मॉल में जाते हो जहां पे सेंसर होते हैं, ठीक है, बिना दरवाजा अपने हाथ से खोले हुए सेंसर होता है, वो सेंसर क्या करता है, अपने आप गेट ओपन कर देता है। एनर्जी तो है, आपने डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया, वो अलग बात। अब यहां से मैं क्लास ले रही हूँ मुखर्जी नगर से, और बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली से बाहर हैं वो इस टाइम पे क्लास देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस क्या करती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है। तो एनर्जी तो है ना, वो पहले ब्रेन से कंट्रोल होती थी, अब डिवाइस से कंट्रोल हो रही है। फर्क इतना है। तो जो एनर्जी अब डिवाइस से कंट्रोल हो रही है, उस एनर्जी को जो लोग अपने ब्रेन से कंट्रोल करते होंगे, उनके ब्रेन की पावर समझते हो आप। अब बात वही है कि इंसान के जो खुद के बस में ना हो, उसके लिए इंसान कह देता है ये तो झूठ है। गेटिंग दिस? वो झूठ नहीं, बस वो आपकी क्षमता से बाहर है। समझ रहे हो? तो ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा कि पुनरुत्थान किया जाए, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो वैदिक जो समय था उसको लौटाया जाए, उसको पुनः वापस लेकर आया जाए। तो पुनरुत्थान के लिए जो जिन लोगों ने प्रयास किए, ठीक है, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को हम किस श्रेणी में रखते हैं? पुनरुत्थानवादी। मतलब जो पुरानी परंपराओं के समर्थक थे, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को इस श्रेणी में रखा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही है ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो शब्द है, क्या नाम है आपका? ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शब्द है, ये जो है, ये यूरोप से इंडिया की तरफ या एशिया की तरफ आने वाली कंपनियों के साथ ही लगाया जाता था, क्योंकि वो किधर आ रहे थे, वो ईस्ट की तरफ आ रहे थे। तो ये शब्द तो फ्रांस ने भी इस्तेमाल किया, ठीक है, जो वहां से जो पोर्चुगीज डच जो भी आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द सबने इस्तेमाल किया। उसके आगे क्या लिखा हुआ है बस उस पर ध्यान दीजिए। ब्रिटिश है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश और अंग्रेज ये एक ही है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ। तो दो यहाँ पे हमने टाइप से दो प्रकार पढ़े आंदोलन के, सुधारवादी और दूसरा पुनरुत्थानवादी। सुधारवादी कौन से? जो बुराइयों को हटाकर कुछ वर्तमान की कुछ अच्छी चीजों को ग्रहण करने की का समर्थन करते थे, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें कंटेंट किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो इसे हम दो तरीके से तैयार करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसका 50% आपका प्रिपेयर हो चुका है। जो एनालिटिकल पार्ट है इसका, इस टॉपिक का, जो मेंस में पूछा जाता है, वो आपका तैयार हो चुका है अभी तक के पढ़ने से ही, जितना अभी तक पढ़ा है आपने। अगर यकीन ना हो, PYQs उठाना, समझना उनको, क्वेश्चंस को पढ़ोगे समझोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब जो रेस्ट ऑफ 50% है वो कैसे तैयार करना है? यहां पर एक श्रेणी में हम लिखेंगे सुधारक। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुधारकों के बारे में। और दूसरी तरफ यहां पढ़ेंगे हम विशेष आंदोलन।
ठीक है, या उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन या कोई स्थापित किया गया कोई एक समाज। अब देखो क्यों ये शब्द इस्तेमाल करते थे, ब्रह्म समाज, क्यों कहते थे आर्य समाज? समाज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, मतलब एक जैसी विचारधारा के लोग। अब वो क्या करेंगे, अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें कवर कीजिएगा, या उसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखिए, लिखें। लिखो, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के प्रसार में सहायक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के प्रसार में सहायक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तत्वों की चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए। आप बताइए, अब इसका आंसर आप दोगे इस क्वेश्चन का। बताइए, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व थे जिन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन को प्रसारित करने में सहयोग दिया, सहयोग किया? बताएं। तत्व बोला है मैंने, तत्व में सब आ जाएगा, बताइए क्या क्या। शिक्षा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, मतलब प्रसार में सहायक तत्व की बात कर रहे हैं हम, सुधारवादी आंदोलन के प्रसार में सहायक तत्व। तो आपने कहा पहला शिक्षा। अब शिक्षा को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? बताइए, शिक्षा ने कैसे सहायता की सुधारवादी आंदोलन के प्रसार में? ठीक है, और ऑनलाइन वाले भी जो जो पॉइंट्स हैं वो लिखें। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है ना, सोचने की क्षमता का विकास करती। क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो उसके कुछ कारण पढ़ते हो, कुछ उद्देश्य पढ़ते हो, परिणाम पढ़ते हो, तो व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करती है शिक्षा कि अगर ये परंपरा है तो इसके पीछे का कारण कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब जब शिक्षा होती है तो किसका विकास होता है? तर्क आता है, तर्क आता है। आप क्या ढूंढते हो, क्या लॉजिक है? तर्क दीजिए, इस बात में कितनी सच्चाई है ना? तर्क आता है। जब तर्क आता है तो आप कहते हो कि पहले तो लॉजिक बताओ और फिर इसका प्रमाण दो कि ये सत्य है। तो तर्क की बात होती है, प्रमाण की बात होती है, और ये दोनों ही ये तब आते हैं जब व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ना कि किसी की कही हुई बात को एज इट इज फॉलो कर ले। तो शिक्षा जो है ना, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा, आपने पढ़ा होगा, शिक्षा जो है समाज को परिवर्तित कर देती है। बहुत बार जब पहले बच्चों ने स्कूल वगैरह में ऐसे लिखे होंगे ना इस पे कि शिक्षा समाज को परिवर्तित कर देती है। समाज को कैसे परिवर्तित कर देती है? क्या हो जाता है शिक्षा के बाद? तो शिक्षा के बाद क्या आता है? व्यक्ति अपने विवेक से सोचना शुरू करता है। तो वो हर बात के ऊपर तर्क की खोज करेगा, प्रमाण की बात करेगा, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें किसकी तरफ मोटिवेट करती हैं? ये प्रमाण कहाँ होता है? विज्ञान, साइंटिफिक। इसीलिए किसी भी चीज को जब साइंटिफिक कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। साइंस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, किसी भी घटना के होने के पीछे के कारण की खोज कर लेना, तर्क ढूंढ लेना, वो वैज्ञानिक सोच होती है। फॉर एग्जाम्पल,
अच्छा बताओ, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, कि पेड़ के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ था, ऊपर से एक सेब गिरा। कौन था वो महान व्यक्ति? न्यूटन। ठीक है, अब उसे कहा गया, पहले धर्म क्या कहता था कि अब ये तो वृक्ष है, इसके अपने गुण हैं, जब फल पक जाएगा और अगर आपके नसीब में हुआ तो वो उसी समय गिरेगा जब आप बैठे होंगे। अब धर्म तो ये कहता है कि आपके भाग्य में जब होगा तो वृक्ष से फल गिर जाएगा, आप उठा लेना, खा लेना। अब न्यूटन ने सोचा कि अभी इसी वक्त क्यों गिरा ये, ठीक है। अब उन्होंने क्या, फल ही गिरता है कि और भी कुछ गिरता है? अब उन्होंने फिर उसको फेंक के देखा होगा, वो फिर जमीन पे आया, फिर फेंक के देखा, फिर जमीन पे आया, तो फिर पत्थर फेंक के देखा होगा, बाकी चीजें फेंक के देखी होंगी। फिर उन्होंने कहा कुछ भी फेंको, चाहे इंसान को उठा के फेंको, सब जमीन पे आ रहे। ऐसा क्यों? ये कोई धर्म नहीं हो सकता, ये कोई भाग्य नहीं हो सकता, ये जो कुछ भी है ना, ये इस पृथ्वी में है। किसी भी चीज को ऊपर फेंको, आना उसे पृथ्वी पे ही है। देखो आप, कई बार समाज होता है ना, समाज भी क्या कहता है, कितना भी उड़ लो, आओगे तो जमीन पे, कहते हैं ना, ऐसी कहावतें भी बना ली लोगों ने, सच्चाई वही है। तो उन्होंने कहा आना पृथ्वी पे, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें तो कोई मतलब कोई भाग्य वाली बात नहीं है, ये जो कुछ भी है, जो कारण है, वो कारण का है, वो इस पृथ्वी में है। और बाद में उन्होंने इस चीज को प्रमाणित किया, तो क्या पता चले, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर उन्होंने अपने लॉज बनाए, न्यूटन के लॉज पढ़ते हुआ फिजिक्स में और बढ़ोतरी हो गई। तो क्या था ये कारण? हाँ कुछ पूछ रहे हैं? हाँ पूछो। हाँ तो रिसर्च तो उन्होंने अपने तरीके से खूब की होगी ना। यही देखो, इसीलिए कहते हैं कि जितना दिमाग, जितना बाहरी चीजों के प्रभाव से मुक्त रहता है ना, वो उतना ही एक्सपेरिमेंटेटिव होता है। आप किसी बच्चे को मत बताओ कि डर है, उसे पता ही नहीं चलेगा डर है ना, दौड़ता रहेगा बेड पे, एकदम से आके आप कहते हो रुक जा रुक जा रुक जा, फिर उसे समझ में नहीं आता, ये वो भी सोचता होगा छोटा बच्चा भी, पागल है क्या, रोक देते हैं। फिर एक दिन सोचता होगा हेट मैं नहीं मान रहा, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और फिर वो धड़ाम से नीचे। फिर जब थोड़ा सा उसे, जब उसका वेलकम होता है अच्छे तरीके से तो उसको समझ में आता है कि सच में ये गड़बड़ थी, इसीलिए रोका जाता था। दोबारा एक गलती हुई, तीसरी बार वो कूदता नहीं है, फिर वो बेड पे बैठेगा, फिर धीरे धीरे फिसलेगा, फिर जमीन पे पैर रखेगा, फिर उतरेगा। तो बच्चा अपने आप सीखता है। तो जब वो इतने एक्सपेरिमेंटेटिव है, तो ह्यूमन क्यों अपने एक्सपेरिमेंट क्यों रोक देता है? क्योंकि जब बाहरी चीजों को एज इट इज स्वीकार करना शुरू कर देना कि पृथ्वी गोल है और जो हमारा सौरमंडल है उसका केंद्र पृथ्वी ही है, सारे ग्रह नक्षत्र उसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो धर्म ने कह दिया तो लोगों ने मान लिया। और जब उसके ऊपर क्वेश्चन लगा, जब खोज की गई, तब पता चला कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है, और पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा तर्क को आगे बढ़ाती है, प्रमाण की बात करती है, वैज्ञानिक विचारधारा को लाती है। वैज्ञानिक विचारधारा डजंट मीन द डिवाइसेस। वैज्ञानिक विचारधारा मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आप तर्क ढूंढना शुरू कर दो, लॉजिक लगाना शुरू कर दो, तो वो आपकी कोई विज्ञान, तो इसका मतलब होता है कि आपकी विचारधारा कैसी है? वैज्ञानिक विचारधारा। ठीक है, अच्छा तो सेकंड पॉइंट बताइए, आपका मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के याद करोगे, मुझे मेंस तक पहुंच जाना, ठीक है पहुंचना पड़ेगा आप लोगों को, देख लो, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट बताइए इसका। एक तो शिक्षा थी जो 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में सुधारवादी आंदोलन को सहयोग किया, शिक्षा ने प्रसारित होने में। आगे सेकंड पॉइंट बताइए, और क्या था इस समय? और सोचो, वो तो कारण में आ गया। अब सुधारवादी विचारधारा को प्रसार कैसे मिला? और सोचो, वो तो कारण आ गया कि उससे हम प्रेरित हुए, हमने सुधार किया। मैंने ये कहा, बहुत ध्यान से शब्द सुनना, मैं ये कह रही हूं कि सुधारवादी आंदोलन का प्रसार
एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसार कैसे हुआ? हाँ? हाँ? जैसे मेरा विचार है, मैंने आप लोगों के सामने रखा, आप तक वो विचार पहुंचे, फिर आप लोग कहीं जाके उन विचारों को आगे बढ़ाओगे। वेरी गुड। इस समय तक प्रिंटिंग प्रेस, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, इन सब के माध्यम से क्या होने लगा? इन सब ने मदद की जो विचारधारा चल रही थी, जो सुधारवादी जो विचारधारा चल रही थी, उसके प्रसार। एग्जैक्टली। जैसे पुनर्जागरण जब यूरोप में हुआ था, तो उसका प्रसार कैसे हुआ? इसी प्रिंटिंग प्रेस ने किया। ठीक है, तो लिखो पत्र पत्रिकाओं के विकास ने क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस थी, छापे खाने की सुविधा थी। ठीक है, आंसर आप ही के पास मौजूद होता है, बस आप बताते नहीं हो आंसर क्या है। वही तो सीखना है अब क्लास में। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, चलो एक काम करो, अब ये जो है ना सुधारक और ये आंदोलन है, इनके बारे में लिखते हैं। इंडिया का मैप बनाइए। बातें नहीं, ठीक है। समाज सुधारक, हम इनको क्षेत्र के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम दो क्षेत्रों को कवर करेंगे, ईस्ट और वेस्ट, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक, और सिर्फ नाम लिखेंगे उनके, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका, वो ऑब्जर्वेशन रीजनल बेसिस पे होना चाहिए कि अगर पूर्वी भारत में हमने समाज सुधारकों के नाम लिखे हैं, पश्चिमी भारत के समाज सुधारकों के नाम लिखे हैं, ठीक है, तो चलो आप लोग हंस रहे हो ना, कोई ना कोई बात है। ठीक है, तो रीजनल बेसिस पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन लगाना है, और मैं आपसे पूछूंगी कि बताइए कि इन्हीं क्षेत्रों में इतने ज्यादा समाज सुधारक क्यों थे? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वही तो देखोगे कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कितना सोचते हो इसके बारे में। ठीक है, तो दो रीजन हम कवर करेंगे, कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी। और पश्चिमी में मेनली महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, और यहां पर जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा? मुख्य रूप से इधर पश्चिम में महाराष्ट्र, ठीक है, और पूर्व में बंगाल वाला क्षेत्र। क्लियर? अब नाम लिखते चलो, इधर लिख लेना, एक लाइन से लिखो। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, बंगाल वाली तरफ लिखिए पहले, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट लिखो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर,
केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेन, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट लिखिए हेनरी विवियन डेरोजियो, लिख देते। लिखो भी, नाम लिखो, फिर सबके बारे में पढ़ेंगे। हेनरी विवियन डेरोजियो, रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अब पश्चिमी भारत की तरफ लिखिए। मेनली यहाँ के जो समाज सुधारक थे पश्चिम भारत के, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मेनली महाराष्ट्र क्षेत्र से। ठीक है, तो लिखो बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। उसके बाद दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग। उसके बाद भास्कर पांडुरंग, भास्कर। फिर 2 बजे से क्लास शुरू होती है। दीपू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का ही टाइम हो गया अब तो जी। नेक्स्ट गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। ब्रैकेट में लिखिए लोकहितवादी, इन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख। लिखो विष्णु भीकाजी गोखले, विष्णु भीकाजी गोखले, भीकाजी। गोखले। नेक्स्ट विष्णु परशुराम शास्त्री, विष्णु परशुराम शास्त्री। ज्योतिबा फुले, नेक्स्ट लिखो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। शॉर्ट में आपने इनका नाम पढ़ा होगा आरजी भंडारकर के नाम से। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आरजी भंडारकर के नाम से भी। वेरी गुड। इसी बात को अब आप नोट करना, मैं आपसे मतलब पॉइंट डिस्कस करूंगी। आपने कहा कि सारे देवता यही हैं, ज्यादातर कौन से हैं? गोपाल, कृष्ण, गोविंद, है ना, ये नाम ज्यादा है। जैसे लिख लो महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें एमजी रानाडे के नाम से जाना जाता है। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अब सोचिए मेनली गोविंद शब्द आ रहा है, गोपाल शब्द आ रहा है, कृष्ण शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या है, क्या समझा जाए? हाँ,
हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म में मेनली विष्णु के अवतार है ना, इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, ज्यादातर कृष्ण। इसका मतलब ये कि ये जो समय था, ठीक है, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, है ना, आधुनिक भारत से थोड़ा सा जो पीछे वाला जो समय है, मध्यकाल वाला समय, इस मध्यकाल में भक्ति और सूफी मूवमेंट आपने पढ़े होंगे, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव था ना महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पे विष्णु के अवतारों को बहुत माना जाता था और यहाँ के विठोबा बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो अब देखो, नाम से आपने जो धार्मिक जो विश्वास था वहां तक आप पहुंच गए कि हाँ किस तरीके की धार्मिक मान्यताएं थी। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन का बहुत प्रभाव था। भक्ति धर्म में भी कौन सी तरफ? कृष्ण, मतलब विष्णु के अवतार, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गए। अब बताइए इन दोनों क्षेत्रों में जो ये नाम आपने लिखे, ये तो चलो नाम है, इनके बारे में कुछ लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ सुधारकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे राम मोहन रॉय हो गए, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में थोड़ा नोट्स लिखेंगे। कल सिर्फ लिखना होगा, आज समझना है, ठीक है। कल की क्लास मेनली नोट्स बनाने वाली क्लास होगी। तो अब आज समझने वाला टॉपिक आज चल रहा है। तो बताइए इन दो क्षेत्रों में, अगर मैं ये कहूं कि पूरे भारत में से ये वो दो क्षेत्र थे जहां पर बहुत ज्यादा सुधारवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई, जितने सुधार यहां पर हुए, ठीक है, उतने सुधार के लिए जो आंदोलन है वो बाकी क्षेत्रों में नहीं हुए जितने यहां पे हुए। अब मुझे कारण बताइए इसका, सोचिए क्या कारण हो सकता है, सोच के बताओ। वेरी गुड, और बहुत अच्छा पॉइंट है कि प्रेसिडेंसी थी। और बताइए, प्रेसिडेंसी थी तो वेरी गुड, मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है। और बताइए, कुरीतियां तो सारी जगह मौजूद थी। और सुशील, अच्छा, और सोचिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ होगा? तुलना हुई होगी। देखो आंसर आएगा, आपने कहा शिक्षा का प्रभाव हुआ होगा, शिक्षा से तुलना की होगी उन्होंने, समाज की भी तुलना की हुई होगी, लोगों के बारे में भी सोचा होगा, ठीक है। और जब ये समाज के बारे में सोचा होगा तो समाज में सुधार कब होता है ये बताइए। क्या समाज में सुधार सिर्फ जो व्यक्ति विशेष है जिसने भी सुधारवादी आंदोलन चलाया, क्या उसके कहने से, ये विचार प्रसारित करने से ही सुधार हो गया होगा? तो सुधार कब हुआ? लोगों की मानसिकता अपने आप चेंज हो जाती है क्या? आज 2024 का टाइम है, मतलब आधुनिक समय में है हम, ग्लोबलाइजेशन एरा में है हम, और फिर भी हमारे देश की सरकार को कहना पड़ता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब नीति के रूप में शुरू करना पड़ता है, जब कानून बनाना पड़ता है, तब शिक्षित लोग आज के समय में, ठीक है, उन बुराइयों को रोकते हैं। आज भी फीमेल फर्टिसाइड होता है ना, कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले कन्या होने के बाद मारा जाता था। अब पता हो जाता है कि कन्या है तो वहीं मार दो, फिर उसे जन्म भी मत लेने दो। तो आज तो इतना शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, ठीक है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो भी पहले से बहुत ज्यादा हैं, कमाई के साधन भी बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद भी अगर समाज में इतनी बुराइयां हैं, और फिर उन बुराइयों को खत्म करने के लिए क्या किया गया? सरकार ने नीति बनाई, सरकार ने कानून बनाया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि उस समय ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स का
पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। तो जहां उनका पॉलिटिकल सेंटर होगा, और सबसे विशेष कहां पे था, बंगाल, तो जहां उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र वहां पे था, तो राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा भी वहीं पे थी, और जब शिक्षा भी होगी शासन भी होगा, और शिक्षा और शासन दोनों मिल गए तो क्या होगा, लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता। ये समझ में आने लगा कि किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए सिर्फ लोगों को ये बताना काफी नहीं है कि सती प्रथा एक बुराई है, ये तो उनको भी पता है, बताए तो वो बात जो उनको नहीं पता हो। अब जैसे मान लो आप हो, आप घर पे जाते हो, आप ये कहते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे जगा देना, बच्चों की आदत बता रही हूं, फिर मम्मी आती कि अरे बेटा जाग जा। वो इंसान क्यों नहीं जागता है, क्योंकि वो सोया हुआ ही नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है। जागे हुए इंसान को, जो ऐसी आंखें बंद करके पड़ा हुआ हो, उसको जब आप जगाते हो जागता है ना। जो सोया होता है ना सच में वो एक आवाज में जाग जाता है, थोड़े बहुत प्रयास से जाग जाता है, जगा हुआ व्यक्ति नहीं जागता। क्यों कह रही हूं मैं ये बात, ऐसा थोड़ी है जो कन्या की हत्या करते होंगे उन्हें ये नहीं पता होता होगा ये अपराध है, कि पाप है। जो धर्म से इतने जुड़े हुए लोग, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये पाप है, ये किसी जीव की हत्या करना पाप है। भारत जैसा देश जहां हिंदू धर्म है, जहां पे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जहां पे जीव हत्या पाप मानी जाती है, वहां एक बच्ची की हत्या हो रही है, तो उनको ये नहीं पता पाप है, अपराध है। पाप तो पहले से पता था कि है, लेकिन कानूनी रूप से कार्रवाई करने वाला शासन होना चाहिए था। देखो मुगल काल में भी, अकबर के द्वारा भी, औरंगजेब के द्वारा भी सती प्रथा, कन्या हत्या, इनको रोकने के प्रयास किए गए थे, कानून बनाए गए थे। तो जब अकबर ने कानून बनाया था, अकबर ने जब बाल विवाह के खिलाफ जब आवाज उठाई थी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, कन्या हत्या नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो उनके इस काम को किस तरीके से लिया गया कि क्योंकि ये इस्लामिक रूलर हैं और ये हिंदू बहुसंख्यक समाज है, तो इनकी जो नीति है वो कैसी नीति है, हमारे हिंदू धर्म के विरोध की नीति है, तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। यही बात जब ब्रिटिश के टाइम पे आई, आधुनिक समय में जब इसी के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो आवाज उठाने वाला भी कौन था, उसी समाज का, उसी धर्म का व्यक्ति था। तब उसी समाज का व्यक्ति होगा जो राजनीतिक रूप से जागरूक होगा, जिसे ये पता है कि कोई भी नीति जब कानूनी रूप से लागू होती है तब ही जाके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। मात्र कह देने से कि सती प्रथा गलत है, विरोध करना चाहिए, लोग कुछ समय के लिए सुधरेंगे या हो सकता है ना भी सुधरें और कहेंगे कि भाई ठीक है तुम अपने घर में बंद कर लो। अच्छा तरीका है ना समाज के पास ये कह देने का, आप खुद को सुधार लो, हम देखेंगे हमें कब सुधरना है। तो जो राजनीतिक रूप से जागरूक थे उनको क्या पता था कि सरकार की नीति बनाने की जो शक्ति है, अगर उसका समर्थन मिल जाए तो भारतीय समाज की भी कुछ बुराइयां दूर हो सकती हैं। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा पर रोक लगवाई, जब तक कानून नहीं बना तब तक उससे नहीं माना गया कि रोक लग गई। विधवा पुनर्विवाह के लिए लोगों को प्रेरित तो किया गया, ठीक है, लेकिन लोग इस पक्ष में कभी थे नहीं कि अगर किसी महिला का अगर पति, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो आजीवन विधवा रहेगी, दोबारा शादी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो 1 महीना भी बहुत बड़ी बात है, तो उसकी शादी दोबारा हो सकती। कारण क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि विधवा के पुनर्विवाह के प्रयास नहीं किए जाते थे और सती प्रथा की जाती थी, इन दोनों को कनेक्ट करके कभी सोचा? इंडियन सोसाइटी को पढ़ने की सोचिए, आईएएस एस्पिरेंट हो ना, तो वैसा व्यवहार करना सीखो। सोचिए कि एक तरफ अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी नहीं करा रहे,
सती प्रथा को प्रमोट किया, शादी को नहीं। क्यों? बताओ। उस समय का समाज नहीं, लॉजिक सोचिए, ये बातें नहीं, लॉजिक बताओ। ठीक है चलो, पुरुष प्रधान समाज था, फिर घर का मुखिया कौन? पुरुष। संपत्ति का मालिक कौन? पुरुष। अगर पुरुष ना रहे, सिर्फ महिला रह जाए, तो या तो संपत्ति, या तो उसके पति के हिस्से की संपत्ति उस महिला के नाम पर जाएगी, और महिलाओं को संपत्ति देने की इच्छा किसी की नहीं थी, नहीं है। वो तो कानून है, इच्छा थोड़ी है। कानून है, इच्छा थोड़ी है। आप लोग, आप भी यहाँ पे जितने ये बॉयज बैठे हुए हैं, आप भी भाई होंगे किसी के, तो अजब ज्यादातर होते ना, क्या कहते हैं, दीदी देख तेरी शादी हो रही है, अब एक काम कर, इससे पहले कि विदा होके तू जाए प्रॉपर्टी साइन कर जा, पता चले वहां जाके तेरा दिमाग बदल गया मन बदल जाए, फिर आप सोचो कि नहीं नहीं मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी में खुद रखूंगी, है ना। वो तो कानून है, वो भी कानून बना है बाद में, उस समय तो कानून नहीं था, कानून नहीं था ना। तो इसीलिए कि अगर महिला को, अगर बराबरी, अगर संपत्ति का अधिकार महिला को दे दिया जाएगा तो बराबरी का अधिकार हो जाएगा, तो उसको संपत्ति का अधिकार नहीं देना, और संपत्ति का अधिकार नहीं देना, और अगर वो जीवित रहे तो अब उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? परिवार में कौन? बाकी लोग अपने भाइयों को भी देते हैं क्या? अपने भाई बहनों को भी देते हैं क्या? उसकी भी उधारी का हिसाब रहता है। किस समय की बात कर रहे हो? तो भाई की पत्नी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन? माँ बाप। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल जिंदगी जीते हैं, नहीं जीते हैं? जैसे ये भारतीय समाज है, आप इंडियन सोसाइटी पढ़ना, ये समाज है, समाज में अच्छाइयां भी है, समाज में बुराइयां भी हैं। ये समाज क्या कहता है? वंस यू मैरिड, बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, यहां से डोली उठ गई है, अब अर्थी तुम्हारी वहीं से उठेगी। ये कहावतें नहीं है, ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। कि शादी होके एक बार चले जाए, यहाँ अगर भाई है, भाई की शादी हो गई, भाई का परिवार बन गया, उसके बाद अगर बहन अगर खुशी खुशी 10 दिन रहने आई है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वहां उसको परेशानी है और इसलिए सहायता के लिए अपने ही माँ बाप के घर में अगर आ जाए, तो सबसे पहले दिक्कत ही उस भाई को होती है। उसको सबसे बड़ा डर हो जाता है कि बराबरी का अधिकार ना ले ले प्रॉपर्टी में से। तो सबसे पहले वो कहना शुरू कर देता है, ठीक है हम भी तो रह रहे हैं, जाओ। ये समाज। फिर माँ बाप को समझ में आता है कि हम तो कुछ साल हैं, मर जाएंगे, यहाँ पे इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो माँ बाप इमोशनली ब्लैकमेल करने शुरू करते हैं। फिर समाज के बारे में बताना शुरू करते हैं, फिर समाज के 2-4 लोग और कहते हैं तुम तो शुरू से ही लड़ाकू थी, अपने भाई से भी लड़ती थी। कहने का मतलब क्या है कि क्या किया जाता है कि अब यहां से आप जाइए, प्रस्थान करिए देवी, और वहां पे जाए तो वो क्या कहते हैं कि जिसके लिए आई थी, जिसके साथ आई थी वही नहीं रहा, अब यहां कहां रहोगे तुम? लॉजिक। वो क्या कहते हैं कि जिसके साथ शादी करके आई थी वो नहीं है, जीवित नहीं है वो, अब किसके साथ रहोगी तुम? जाओ अपने घर। वो क्या कहते हैं? तुम्हारा विवाह कर दिया, अब वही तुम्हारा घर है, जाओ तुम। अब जाए कहां? अब जाए कहां? फिर ये जिस समय जब विधवा, पुनर्विवाह भी नहीं होता था, ठीक है, उस समय में खुद कई दफा ऐसा होता था कि महिलाएं खुद सती होने के लिए तैयार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि विधवाओं का जीवन ही बहुत ज्यादा पेनफुल होता था। अब उसे घर के एक कोने में रख दिया जाए, जहां पशुओं का बाड़ा होता है वहीं एक कमरा उसको दे दिया जाए, साफ कह दिया जाए सुबह 6 बजे से पहले, ठीक है,
घर में शौचालय तो अब बनने लगे हैं, वो तो अब रिजीम चली है सफाई स्वच्छता की। पहले बाहर 6 बजे से पहले फ्री होके आ जाना। घर से बाहर निकलते टाइम विधवा का मुख दिख गया तो सारे काम बर्बाद हैं। बताओ, उसके मुख का प्रभाव देखिए आप कि उसकी तैयारी कुछ काम नहीं आने वाली, उसकी बुद्धि कोई काम नहीं आने वाली, बस किसी के चेहरे से, किसी के सिर्फ दिखने भर से उस व्यक्ति की हो सकता साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाए। अभी अभी कल परसों में आ रही थी तो ड्राइवर ने वो बोला, मैम बिल्ली चली गई रास्ते से। बोले मैम बैक कर लूं? मैंने कहा क्या हुआ? फिर बिल्ली चली गई रास्ते से। मैं, तुम्हारा दिमाग खराब है चलो आगे। बिल्ली चली गई रास्ते से, कि ये क्या लॉजिक हुआ? अरे जानवर है, वो भी जाएगा ना, उड़ के थोड़ी जाएगा वो, ठीक है? तो ये क्या लॉजिक हो गया? सही बात है, जीव जानवरों से कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान है इस दुनिया में। सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई जीव है ना तो वो इंसान है, सबसे ज्यादा खतरनाक। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब, चलो यहीं से। बिल्ली रास्ता काट गई, तुमने उसके रास्ते घेर रखे, कहीं से तो जाएगी वो हाँ, सब बेकार की बातें हैं। किसी का इतना प्रभाव कि वो आपकी तैयारी को, आपके प्रभाव को खत्म कर दे, तो क्या ही प्रभाव आपका फिर। बेटा आप थोड़े कम कमेंट करो धारण करो लागू करिए इन चीजों पे, इन चीज जो जो सीख रहे हो उसको सोचिए। ये पता है कैसे होता है? आया, बात रिफ्लेक्ट हुई, यहां पहुंची, इधर से यहाँ पे साफ लिखा हुआ है नो एंट्री, गो बैक उसको यहाँ आने दीजिए, बैठने दीजिए यहाँ दिमाग में, तब फायदा होगा, ठीक है? तो उनका जीवन ही ऐसा कर दिया जाता था, खाने पीने के लिए बच गई वो चीजें दे दी, ठीक है? कभी सोचो आप, कभी अपने बड़ों से पूछना कि कैसा जीवन होता था। आखिरी वो इंसान सोचती थी खुद तो मर गया, यहाँ ऐसे जीवन के लिए छोड़ गया, इससे अच्छा होता तो कि उसके साथ मैं ही चली जाती। तो वो तब विचार आता है कि उसके साथ ही चल लो, ये दूसरे जो हैं ये जीवन को और ज्यादा बर्बाद ही कर देंगे, ठीक है? और तब जब ये बात आने लगी कि भारत में क्या सती प्रथा जब इमर्ज हुई, आपको पता है ये सामंतवादी व्यवस्था के आने के बाद से इमर्ज हुई है। सामंती व्यवस्था, जब भूमि का महत्व जब इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद से सती प्रथा शुरू हुई, तब से सती प्रथा की शुरुआत हो गई। मतलब सिर्फ जो प्रॉपर्टी है, जो भूमि है, उसके स्वामित्व की बात पर समाज का आधा हिस्सा, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, तो समाज के एक हिस्से महिलाओं को आप संपत्ति के स्वामित्व से तो अलग रख ही रहे हो, बल्कि उसके जीवन का अधिकार भी आपने छीन लिया, उसका जीवन इतना खराब कर दिया। और इसमें पुरुषों की गलती नहीं होती, गलती किसकी है? उसी दूसरे वर्ग की गलती है, क्योंकि उसने उसको स्वीकार किया। जब दूसरी महिला को सती करने की बात आती है तो बाकी सब कहती है बहन तुम्हारा भाग्य है उसे ये नहीं पता कल को तुम्हारे साथ हो जाए तब, तो उनका सहयोग नहीं करेंगे, किसी और महिला का महिला सहयोग नहीं करती, बहुत रेयरली मिलता है ऐसा सहयोग, ठीक है? समाज की मान्यताओं को आंख बंद करके फॉलो करना माँ ही अपनी बेटी को सिखाती है। इसीलिए कह रही हूं ना कि समाज का जो प्रभाव पड़ता है वो बाद में पड़ता है, वो समाज का जो प्रभाव होता है ना वो माँ के थ्रू आता है, ठीक है? तो माँ ही सिखाती है कि क्या क्या दबाव झेलना है, कैसे चीजों को बर्दाश्त करना है। इसीलिए मैं तो एक ही बात मानती हूँ, अधिकार लीजिए अब ये मत बोला लड़कियों को भड़का रही हूँ, सच कह रही हूँ। अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि किसी की संपत्ति की आपको आवश्यकता ना रहे, आपकी खुद की इतनी संपत्ति रहे आपके पास, अपने आप को इतना योग्य बनाइए, ठीक है? और जो आपका अधिकार है उसको मत छोड़िए, ठीक है? दोनों बातें,
किसी की दी हुई चीजों के ऊपर जीवन निर्भर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जन्म हुआ है, वहां पर आपका अधिकार बनता है, वो जितना बाकी संतानों को मिलेगा आपको मिलना चाहिए वो, लेकिन उसके भरोसे पे आपका जीवन नहीं रहना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखो, अपने आप को इतना बनाओ कि आपकी खुद की संपत्ति हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और कल की क्लास में नोट्स होंगे जो भी हमने समाज सुधारक लिखे इनके बारे में और कुछ आंदोलन के बारे में। तो एक क्वेश्चन है, वो लिखिए कि भारत के सुधार, हाँ ये तो मुझे पता है ना, बैग में रख दिया नोट्स, हाँ लिखो लिखो। भारत के सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की यूरोप के पुनर्जागरण से तुलना कीजिए। पुनर्जागरण से तुलना कीजिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, सामाजिक धार्म 18वीं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक 18वीं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन का भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर अठारहवीं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन का भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों की चर्चा कीजिए। सामाजिक राजनीतिक, ठीक है, भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की 250 वर्ड्स, 250 शब्द, 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। हाँ, पहले वाला 150 वर्ड, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।